हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू संवेदना क्लासेस। आई नो काफ़ी दिन हो गए हैं कोई नया वीडियो आए हुए और आप सब काफ़ी वेट भी कर रहे हैं वीडियोस का। आपके पर्सनल मैसेजेस से मुझे पता चला कि आप काफ़ी इन्जॉय कर रहे हैं सीरीज़ को। मेरे कुछ पर्सनल कमिटमेंट्स के कारण मैं वीडियो नहीं बना पाई, बट अभी से क्लासेस रेगुलर रहेंगी और वीडियोस आते रहेंगे। करंट अफेयर्स का वीडियो भी आएगा, प्लस सोशल वर्क का भी आएगा, एनटीए-नेट का। बट आगे बढ़ने से पहले मैंने सोचा क्यों ना एक ऐसा वीडियो बनाया जाए जहाँ पर आपको क्लैरिटी हो कि एनटीए-नेट एग्ज़ाम क्या होता है, या कैसे हम एनटीए-नेट के लिए तैयारी करें, या कैसे होगा एग्ज़ाम, क्या उसका स्ट्रक्चर होता है। तो एक वीडियो में लेकर आई हूँ जिसमें हम जानेंगे अबाउट एनटीए-नेट। ठीक है, आप इसको सोशल वर्क के पर्सपेक्टिव में भी समझ सकते हैं, प्लस अगर आप अलग सब्जेक्ट से भी इस वीडियो को देख रहे हैं तो आपको क्लैरिटी हो जाएगी कि एनटीए-नेट एग्ज़ाम होता क्या है। तो कई बार बच्चों के मन में ये दिमाग में ये चीज़ आती है कि व्हाट इज़ नेट, या नेट करके क्या होगा, या कौन है जो नेट का एग्ज़ाम दे सकता है। हम स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो, जिसमें हम डिस्कस करेंगे इसी टॉपिक के बारे में। व्हाट इज़ एनटीए-नेट बेसिकली, और ये आपको कैसे एकेडमिक रिसर्च की तरफ लेकर जाता है, आप कैसे एक्सीलेंस की तरफ जाते हैं, इसके बारे में इस वीडियो में पूरा डिस्कस करेंगे। ठीक है, ये जो वीडियो बनाया गया है ये इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि जो सोशल वर्क के पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, है ना, चाहे वो फाइनल ईयर में हो या फिर पास आउट हो, वो इस वीडियो के थ्रू जान सकते हैं कि वो नेट के लिए क्यों प्रिपेयर करें और कैसे प्रिपेयर करें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा वीडियो। सबसे पहला क्वेश्चन जो आपके दिमाग में आता है वो है व्हाट इज़ एनटीए-नेट एग्ज़ाम बेसिकली। ठीक है, तो अगर हम फुल फॉर्म की बात करें तो जो एनटीए-नेट है उसका फुल फॉर्म है नेशनल टेस्टिंग एजेंसी नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, तो एनटीए का मतलब तो है वो ऑर्गेनाइजेशन जो ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है, और नेट वो एग्ज़ाम है जो एनटीए कंडक्ट करवाता है ना। कई बार आप देखोगे इसकी जगह पर यूजीसी भी आपको देखने को मिलेगा। इसका ये मतलब है कि पहले यूजीसी ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता था, अभी एनटीए ये एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। नेट का मतलब है नेशनल एलिजिबिलिटी टेस्ट। ठीक है, एलिजिबिलिटी जो वर्ड है इसका ये मतलब है कि इस एग्ज़ाम को क्लियर करने के बाद आपके अंदर एक एलिजिबिलिटी आ जाती है। तो ये कौन सी एलिजिबिलिटी की बात हम कर रहे हैं, तो अगर आप अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर की पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो जो बेसिक रिक्वायरमेंट या एलिजिबिलिटी होती है वो होती है नेट। ठीक है, वो क्या होता है, नेट। और अगर आप रिसर्च करना चाहते हैं, आप पीएचडी में एनरोल होना चाहते हैं, तो एक और कैटेगरी होती है जिसको हम बोलते हैं जूनियर रिसर्च फेलोशिप्स। ठीक है, ये जो होता है जूनियर रिसर्च फेलोशिप, ये क्या होता है, आपको एक मंथली स्टाइपेंड मिलता है अगर आप जेआरएफ का क्वालिफ़िकेशन क्लियर कर लेते हैं। जब हम नेट का एग्ज़ाम देते हैं ना, तो अलग अलग कट ऑफ्स जाते हैं नेट के एग्ज़ाम में, उसी में से एक कट ऑफ जाता है जेआरएफ का, है ना। जो टॉप 6% बच्चे होते हैं मेरिट में, उनका सिलेक्शन एज जेआरएफ होता है, और जेआरएफ क्लियर करने के बाद उनको एक मंथली स्टाइपेंड मिलता है जो यूजीसी के द्वारा निर्धारित होता है। समय समय पर ये स्टाइपेंड में अमेंडमेंट होता है और ये बढ़ाया जाता है। ठीक है, अब ये जो एग्ज़ाम है ये कंडक्ट कौन करवाता है, तो मैं आपको बता चुकी हूँ एनटीए-नेट एनटीए इसको कंडक्ट करवाता है ऑन बिहाफ ऑफ यूजीसी। इसका जो फॉर्मेट एंड फ्रीक्वेंसी है, तो नेट एग्ज़ाम जो होता है वो ऑनलाइन मोड में होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है ये, और यूजुअली ये 2 बार होता है साल में, 1 जून के आसपास और 1 दिसंबर के आसपास। ठीक है, तो अगर आप चाहें तो दिसंबर वाला भी एनटीए-नेट क्रैक कर सकते हैं, अगर आप चाहें तो आप जून वाला भी कर सकते हैं। ठीक है, अब दूसरा क्वेश्चन आता है कि एनटीए-नेट इज़ क्रूशल फॉर योर करियर। तो क्यों क्रूशल है ये आपके करियर के लिए। ठीक है,
अगर आप सोच रहे हो नेट के बारे में या आपने सुना है कहीं पे नेट के बारे में और आपको लगता है कि क्या इसका रिक्वायरमेंट है या क्यों इम्पॉर्टेंट है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया है कि 2 जगह एलिजिबिलिटी डिफ़ाइन होती है एनटीए नेट के द्वारा। प्लस अगर आजकल जो नया अमेंडमेंट आया पीएचडी एडमिशन का, मोस्ट यूनिवर्सिटीज़ में पहले क्या होता था कि पीएचडी के लिए एक एंट्रेंस टेस्ट हुआ करता था जिसको हम डीईटी बोलते हैं, डॉक्टरल एंट्रेंस टेस्ट। बट अब उसकी जगह पर नेट में ही एक और कट ऑफ आता है जो कि ये निर्धारित करता है कि आपने पीएचडी के लिए क्वालिफाई किया है या नहीं किया। ठीक है, इसीलिए नेट जो है वो मल्टी डायमेंशनल है। उसमें एलिजिबिलिटी है असिस्टेंट प्रोफेसर बनने की, जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए, प्लस पीएचडी में अगर आपको एडमिशन चाहिए तो आपको नेट क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो क्यों क्रूशल है एनटीए नेट आपके लिए, है ना। तो जो एनटीए नेट है वो आपके लिए सिग्निफिकेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि एकेडमिक फील्ड में जाना है या रिसर्च फील्ड में जाना है, आपको दोनों फील्ड के लिए नेट की आवश्यकता होगी, है ना। ये एक एंट्रेंस होता है उस फील्ड में जाने के लिए। अगर आप इसको अच्छे से देखेंगे तो एक एकेडमिक करियर, है ना, एकेडमिक करियर जहाँ पर भी अगर असिस्टेंट प्रोफेसर का कोई भी एग्ज़ाम निकलता है या कोई यूनिवर्सिटी इंटरव्यू रखती है या डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होता है, वहाँ पर मिनिमम क्वालिफ़िकेशन जो मांगी जाती है वो मांगी जाती है नेट। ठीक है, तो पीजी के अलावा अगर आप पोस्ट ग्रेजुएट हो किसी सब्जेक्ट में, उसके अलावा आपको नेट क्वालिफाई करना ज़रूरी है अगर आपको असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है। विदाउट नेट आप कोई भी फैकल्टी पोजीशन पे परमानेंट नहीं हो सकते हैं। ठीक है, अभी कहीं कहीं आपको देखने को मिलेगा कि नेट एंड पीएचडी, ठीक है, या तो आप नेट हो या आप पीएचडी हो, दोनों में से एक क्वालिफ़िकेशन आपको चाहिए। अब चूँकि स्टैंडर्ड तरीका पीएचडी पास करने का वो 3 से 5 साल है, इतना समय लगता ही लगता है एक पीएचडी करने के लिए। और जैसा मैंने आपको अभी बताया कि पीएचडी करने के लिए भी आपको नेट चाहिए, है ना। अगर किसी अच्छी यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन लेना है इन पीएचडी तो आपको नेट करना ही पड़ेगा। तो ओवरऑल आप देखें तो नेट आपके लिए बहुत ज़्यादा क्रूशल हो जाता है अगर आपको एकेडमिक करियर में जाना है। प्लस अगर आपको रिसर्च बेस्ड प्रोफेशन में जाना है ना, जैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट होते हैं जो कोई प्रोजेक्ट पे काम कर रहे हैं, कोई रिसर्च पे काम कर रहे हैं, वो लोग जेआरएफ्स को हायर करते हैं, जूनियर रिसर्च फेलोज़ को। प्लस अगर आप पीएचडी कर रहे हैं तो आप जेआरएफ के तौर पर भी पीएचडी कर सकते हैं। यहाँ पर आपको एक मंथली स्टाइपेंड मिलेगा, ठीक है, पीएचडी रिसर्च करने के लिए। ये जो स्टाइपेंड मिलता है ये एक तरीके से आपका सैलरी होता है, मंथली सैलरी, जहाँ पर आपको अपने रिसर्च सेंटर में जाकर पीएचडी करना होता है। वहाँ पर आपको एकेडमिक और एडमिनिस्ट्रेटिव काम में मदद करनी होती है। ठीक है, तो क्या होता है ना कि जैसे हम पीएचडी की बात करें तो 3 से 5 साल लग जाते हैं पीएचडी करने में। उस दौरान बच्चे को ये लगता है कि मैं कुछ अर्न नहीं कर रहा हूँ, है ना, मैं पढ़ ही रहा हूँ। तो उसके लिए जेआरएफ का एक कैटेगरी है। अगर आप टॉप 6% में आते हो तो आप जेआरएफ के लिए क्वालिफाई हो जाते हो। हालांकि ये कैटेगरी वाइज कट ऑफ अलग अलग जाता है हर कैटेगरी का, बट फिर भी अगर आप जेआरएफ क्वालिफाई कर लेते हो तो आपको एक स्टाइपेंड मिलता है जिससे कि आप पीएचडी कर सकते हो। देन एक क्रेडिबिलिटी बन जाती है। नेट क्वालिफाई करने से क्या होता है कि नेशनल लेवल पे एक रिकग्निशन मिल जाता है आपको कि आप गवर्नमेंट रिसर्च में जा सकते हो, कोई पोजीशन होल्ड कर सकते हो, प्रोफेशनल कंसल्टेंसीज आप कर सकते हो, है ना। तो एक तरीके से ये डिग्री आपकी क्रेडिबिलिटी को बढ़ाने के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसी से आपको समझ आ गया होगा कि एनटीए नेट क्यों ज़रूरी है। कई बार आपको ऐसा रहता है कि हमें तो टीचिंग नहीं करना है, हमें तो रिसर्च में नहीं जाना है, पर ये हमेशा एक अच्छा ऑप्शन होता है कि आप नेट को बैकअप की तरह तैयार करें, आप एग्ज़ाम दें। क्योंकि जो आप नेट के लिए प्रिपेयर करेंगे ना वो कहीं ना कहीं आपको अलग अलग एंट्रेंस एग्ज़ाम में मदद करेगा। सोशल वर्क से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम होगी या आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम होगा तो जो बेसिक सिलेबस होता है ना वो नेट का ही होता है। उसके अलावा 1-2 यूनिट्स और ऐडअप कर दी जाती हैं। तो अगर आप अपने सब्जेक्ट में महारत हासिल करना चाहते हो या चाहते हो कि अपने सब्जेक्ट में आपकी पकड़ बने तो नेट आपके लिए बहुत अच्छा ऑप्शन है।
और ये मेरा सजेशन है कि आप अपने पोस्ट ग्रेजुएशन एग्ज़ाम के साथ साथ नेट के लिए भी प्रिपेयर करें, क्योंकि जो 2 साल में आप लोग पढ़ते हो कॉलेज में वो कहीं ना कहीं नेट के सिलेबस में आता ही आता है। ठीक है, कोई अलग से सिलेबस डिज़ाइन नहीं होता है इसका, और इसका बहुत ही बोल सकते हैं कॉम्प्रिहेंसिव सिलेबस होता है जो आपका 2 साल का पूरा कवर कर लेता है। तो अगर आपने अपने कॉलेज की पढ़ाई भी बहुत अच्छे से की है अपने सब्जेक्ट में, तो भी आप नेट का सिलेबस 80% तक कवर कर सकते हो। ठीक है, अब ये एग्ज़ाम का जो स्ट्रक्चर है वो क्या है, तो इस एग्ज़ाम में 2 पेपर होते हैं, एक होता है पेपर 1, एक होता है पेपर 2। ठीक है, पेपर 1 आपका रिसर्च एंड एकेडमिक को टेस्ट करता है कि आपका एकेडमिक नॉलेज कैसा है, आपका रिसर्च नॉलेज कैसा है, आपका जर्नल नॉलेज कैसा है, रीजनिंग कैसा है। तो ये जनरल नेचर का पेपर होता है, टीचिंग एंड रिसर्च एप्टीट्यूड, जहाँ पर रीजनिंग, कम्युनिकेशन, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन, है ना, आईसीटी, डेटा इंटरप्रिटेशन, इन्वायरमेंट, हायर एजुकेशन सिस्टम, इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं। ये 50 क्वेश्चंस होते हैं 100 मार्क्स के। वहीं पेपर 2 जो आपके सब्जेक्ट का पेपर होता है। ठीक है, जैसे इन दिस केस आपका सब्जेक्ट है सोशल वर्क। ठीक है, तो सोशल वर्क के 100 क्वेश्चंस रहेंगे इसमें, और ये 200 मार्क्स का होता है। उसी तरह अगर आपका सब्जेक्ट है सोशोलॉजी, तो ये जो 200 क्वेश्चन है ये सोशोलॉजी के होंगे। ठीक है, 3 घंटे का टाइम होता है दोनों पेपर के लिए। 2 मार्क दिए जाते हैं हर करेक्ट आंसर के लिए, और कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं होता है। ठीक है, इससे क्या होता है, बच्चों को एक एनकरेजमेंट मिलता है कि हम सारे क्वेश्चंस अटेम्प्ट करें। अब इसमें जो पेपर 1 होता है वो जनरल होता है, उसकी तैयारी आप किसी भी अच्छे प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं, क्योंकि ये जो होता है ये कॉमन पेपर है, मोस्टली सेम ही पढ़ाई होती है इसकी। बट जो आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक पेपर है, जैसे कि सोशल वर्क है या सोशोलॉजी है या साइकोलॉजी है या हिस्ट्री है, तो उसके लिए फिर आप स्पेसिफिकली सब्जेक्ट की पढ़ाई करें। और जैसा मैंने बोला, अगर आपने अपनी पीजी की पढ़ाई बहुत अच्छे से की है तो आपने 80% तो अपना सिलेबस कवर कर ही लिया। बस अब आपको यहाँ पर पास्ट ईयर के क्वेश्चंस देखने हैं, आपको मॉक टेस्ट प्रिपेयर करने हैं, प्रैक्टिस करने हैं, रिवीजन करना है, शॉर्ट नोट्स बनाने हैं, ये सारा काम आपका यहाँ पर हो जाएगा। अब एक और क्वेश्चन आता है कि कौन कौन प्रिपेयर कर सकता है एनटीए नेट के लिए, है ना। तो अगर आप पीजी के फाइनल ईयर में भी हैं तो भी आप अपियर कर सकते हैं। अगर आपका पोस्ट ग्रेजुएशन हो चुका है तो भी आप नेट के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। तो जैसे पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं जो सोशल वर्क में एमएसडब्ल्यू या एमए कर रहे हैं और जो चाहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर बनना, वो लोग इसके लिए अपियर हो सकते हैं, है ना। रिसर्च एस्पिरेंट जो चाहते हैं पीएचडी करना इन सोशल वर्क, और वो चाहते हैं कि उनको एक स्टाइपेंड मिले, एक अमाउंट मिले मंथली, तो वो भी कर सकते हैं। अगर आप एनजीओ में काम करते हैं, प्रोफेशनल्स हैं, है ना, कोई रिसर्च रोल्स आपको मिले हुए हैं, तो भी आप नेट कर सकते हैं। अगर आप पॉलिसी डेवलपमेंट में जाना चाहते हैं, थिंक टैंक के साथ काम करना चाहते हैं, गवर्नमेंट में काम करना चाहते हैं, सोशल पॉलिसी लेवल पर, वेलफेयर लेवल पर, कम्युनिटी डेवलपमेंट के लिए काम करना चाहते हैं, तो भी आपको नेट प्रिपेयर करना है। ठीक है, आप कुछ एग्ज़ाम्स के बारे में देखोगे अभी रिसेंट ईयर्स में, तो कुछ पीएसयूज़ हैं और कुछ गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन हैं जो सीधे नेट के बेसिस पर भी आपको एंट्री देते हैं इंटरव्यू के लिए। तो ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी हो जाती है अगर आपने नेट क्वालिफाई किया है। और नेट के आगे पीछे, मतलब नेट का जो सेशन होता है जून या दिसंबर, उसी के आसपास पीएसयूज़ में जॉब्स निकलती हैं, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस में जॉब निकलती हैं, और उनका क्राइटेरिया होता है नेट क्वालिफ़िकेशन। ठीक है, तो अगर आप नेट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो साइमल्टेनियसली आप ये भी देखें कि कहाँ पर वैकेंसी है नेट से रिलेटेड, तो तब भी आप इसके लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। अब नेट के लिए एग्ज़ाम देने के लिए क्या क्राइटेरिया होना चाहिए, तो जैसा यहाँ पर लिखा हुआ है कि आपके पास मास्टर्स डिग्री होना चाहिए विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स, 55% मार्क्स इज़ रिक्वायर्ड, है ना। और 5% का रिलैक्सेशन मिलता है फॉर SC ST OBC PWD थर्ड जेंडर कैटेगरीज़ को। ठीक है,
आप यहाँ पर मास्टर्स डिग्री लिखा हुआ है, लेकिन आप अपीयरिंग ईयर में भी इसके लिए ट्राई कर सकते हैं, ताकि जब तक आप पोस्ट ग्रेजुएट होंगे आपका नेट भी क्वालिफाई हो जाएगा। जो जेआरएफ है उसके लिए जो अपर एज लिमिट है वो 30 साल है, मतलब 30 साल के बाद आपको जेआरएफ का बेनिफिट नहीं मिलेगा। अगर आपने क्वालिफाई भी कर लिया है तो आपको 30 साल के अंदर अंदर ही जेआरएफ क्वालिफाई करना पड़ेगा। एज रिलैक्सेशन दिया गया है फॉर रिजर्व्ड कैटेगरी एज पर गवर्नमेंट नॉर्म्स, ठीक है। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए क्वालिफाई करने के लिए कोई अपर एज लिमिट नहीं है ना, आप किसी भी एज में इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं नेट के लिए। ये ध्यान रखें, क्योंकि जब हम फॉर्म भरते हैं ना तो वो ये पूछते हैं कि आपका मास्टर्स डिग्री किस सब्जेक्ट में है, कि आपके 55% मार्क्स हैं। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट जानकारी है जो आपको ध्यान में रखना है कि 55% यूआर जनरल कैटेगरी के लिए है, प्लस 5% का रिलैक्सेशन SC ST OBC NCL PWD एंड थर्ड जेंडर के लिए है, ठीक है। OBC में नॉन क्रीमी लेयर के लिए ये एप्लीकेबल है, ठीक है। और अगर आप JRF के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो ये बेटर होगा कि आप 30 ईयर के होने से पहले ही JRF क्वालिफाई कर लें, तभी आप उसको यूज़ कर पाएंगे। अब जो आपको बेनिफिट मिल रहे हैं, तो सबसे पहला तो यही है कि असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल हो जाते हैं आप, ठीक है। किसी भी एस्टीम्ड यूनिवर्सिटी में अगर आप जाना चाहते हो एज अ टीचर, या आप प्राइवेट कॉलेज में भी पढ़ाना चाहते हो, या किसी सरकारी कॉलेज में पढ़ाना चाहते हो, आप हायर एजुकेशन में गेस्ट फैकल्टी बनना चाहते हो, आप विजिटिंग फैकल्टी बनना चाहते हो, तो आपके लिए नेट बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। और अगर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए सिलेक्ट होते हो तो जो पे स्केल्स हैं वो UGC के द्वारा जो निर्धारित है उसी के अकॉर्डिंग आपको अमाउंट मिलता है। अब जो हम बात कर रहे थे JRF कितना मिलता है, तो इनिशियली 37,000 मंथली आपको मिलता है अलॉन्ग विथ कंटिजेंसी ग्रांट, ठीक है। कंटिजेंसी ग्रांट आपको मिलता है अगर आपको बुक्स परचेज करना है, आपको कुछ इक्विपमेंट लेने हैं अपने रिसर्च से रिलेटेड, या आप कोई कॉन्फ्रेंसेस अटेंड कर रहे हो, आप पेपर प्रेजेंट कर रहे हो, तो उसके लिए आपको कंटिजेंसी ग्रांट भी मिलता है। तो आपको कोई फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट नहीं रहता है जब आप PhD करते हो, ठीक है। उसी को ध्यान में रखते हुए JRF शुरू किया गया था। अगर आप चाहते हैं, आपका माइंड है जो कि बहुत एनालाइज करता है, आप रिसर्च फील्ड में बहुत अच्छा काम कर सकते हो, आपको इन्वेस्टिगेशंस पसंद हैं, है ना, तो आप रिसर्च ओरिएंटेड काम भी कर सकते हैं। बहुत सारी पोजीशंस आती हैं जहाँ पर रिसर्च एसोसिएट, रिसर्च फेलो, सीनियर रिसर्च फेलो, जूनियर रिसर्च फेलोज़, इनका रिक्वायरमेंट होता है, जो कि बड़े बड़े रिसर्च प्रोजेक्ट्स पे असिस्ट करते हैं प्रोफेसर्स को। तो वो भी जो एलिजिबिलिटी रखते हैं वो क्या रखते हैं, नेट का ही एलिजिबिलिटी रखते हैं। इसके अलावा अगर आप टीचर हो और आप नेट क्वालिफाई कर लेते हो तो आप अलग अलग फेलोशिप्स में भी अप्लाई कर सकते हो जो टीचर्स के लिए होती हैं, ठीक है। तो एक तरीके से ये आपकी करियर में ग्रोथ प्रमोट करता है, एनहेंस करता है, एक एड्ज देता है आपको बाकी एस्पिरेंट्स के मुकाबले, बाकी पोस्ट ग्रेजुएट्स के मुकाबले। इससे ये भी पता चलता है कि आपको अपने सब्जेक्ट का बहुत इन डेप्थ नॉलेज है और आप अपने सब्जेक्ट को बहुत अच्छे से समझते हो। तो ये बेनिफिट्स हैं अगर आप NTA नेट क्लियर कर लेते हैं तो। अब कुछ कॉमन मिथ्स हैं NTA नेट को लेकर, कई बार आपने सुने होंगे। आपको प्रोफेसर बनने के लिए JRF होना पड़ता है, तो ये सरासर गलत है ना। जैसा हमने अभी डिस्कस किया है कि सिर्फ नेट के बेसिस पर भी आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते हो। अगर आपको स्टाइपेंड चाहिए या फाइनेंशियल मदद चाहिए तो आप JRF क्लियर करें। और मेरा सजेशन तो यही है कि अगर आप PhD को अपना करियर बनाना चाहते हैं तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है कि 5 साल तक आपको अमाउंट मिलता है ना। 2 साल एज JRF और 3 साल है SRF। तो SRF में ये जो अमाउंट है ये बढ़ जाता है, ठीक है। तो ये बहुत अच्छा बेनिफिट है अगर आप PhD को अपना करियर बनाना चाहते हो, PhD करना चाहते हो। और बेसिकली अगर आपको टीचर बनना है या असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो PhD आपको कभी ना कभी करनी ही पड़ेगी, ठीक है। तो
हमने देखा कि पीएचडी में जाने के लिए भी आपको नेट चाहिए, है ना। पीएचडी करने के लिए आप जेआरएफ अगर हो जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है, और पीएचडी लीड्स टू प्रमोशन इन जॉब्स, है ना। और पीएचडी खुद भी एक क्वालिफिकेशन है, एलिजिबिलिटी है। आइदर आप पीएचडी हो या आप नेट क्वालिफाइड हो तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन सकते। दूसरा मिथ है ओनली जो टॉपर्स हैं कैन क्लियर नेट एग्ज़ाम। तो जो नेट में सक्सेस होता है ना, वो टॉपर्स पे निर्भर नहीं करता। वो किस पे निर्भर करता है कि आपने कितने स्ट्रेटजिकली प्रिपेयर किया है ना, और आपने कितने कंसिस्टेंटली प्रैक्टिस किया है। दो वर्ड्स हैं यहाँ पर कि आपको ये पता होना चाहिए कि पेपर में आता क्या है और ये हमें कहाँ से पढ़ना है। दूसरा, रोज़ पढ़ना है। सो अगर आप रोज़ 1 घंटा भी पढ़ रहे हो या 2 घंटा भी पढ़ रहे हो तो ये आपको कंसिस्टेंटली करना होगा बिना रुके। और आपको जो प्रिपरेशन है, ऐसा नहीं है कि बस किताबें उठाई और आप पढ़ने लग गए, है ना। स्ट्रैटेजिकली प्रिपरेशन करनी है। आप पास्ट ईयर्स के पेपर्स देखो, आप प्रेजेंट में क्या ट्रेंड चल रहा है क्वेश्चंस का वो एनालाइज करो, है ना। फिर आपकी जो बोल सकते हैं बुक्स है या आपके जो रिसोर्सेज हैं वो कैसे हैं, ऑथेंटिक हैं या नहीं हैं, इस पर भी डिपेंड करेगा। तो एक वेल प्लान्ड अप्रोच जो होता है वो सक्सेस की तरफ लेकर जाता है, ना कि टॉपर्स अप्रोच नेट क्वालिफाई करने में मदद करेगा। इवन टॉपर्स कांट क्लियर नेट समटाइम्स। क्यों? क्योंकि उनके पास स्ट्रैटेजी नहीं होती है। तो अगर आप स्ट्रैटेजिकली प्रिपेयर नहीं करोगे और कंसिस्टेंट नहीं रहोगे तो आप इसको क्लियर करने में दिक्कतें फेस करोगे। एक और मिथ है कि टीचिंग जॉब्स के लिए बस नेट होता है। तो जैसा मैंने आपको अभी क्लियर किया कि अगर आप पॉलिसी फॉर्मुलेशन में जाना चाहते हो, आप अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहते हो, आप अच्छे रिसर्च प्रोजेक्ट्स पे काम करना चाहते हो, अपने रिसर्च के द्वारा समाज की मदद करना चाहते हो, तो आप नेट कर सकते हो। तो नेट सिर्फ टीचिंग जॉब्स के लिए नहीं है, ये आपको अपने करियर में एक एज देने के लिए है कि आप अपने सब्जेक्ट में बहुत ज़्यादा जानते हो और कोई भी एग्ज़ाम के लिए अपीयर होना चाहते हो, इवन इन कॉर्पोरेट्स जॉब और इन पीएसयूज़, आपको अगर यहाँ काम करना है, या बड़े बड़े एनजीओज़ हैं, कई बार वो भी नेट को एलिजिबिलिटी मानते हैं, तो ये भी आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। ठीक है, तो ये सिर्फ टीचिंग जॉब के लिए नहीं है। ये भी मिथ कई बार बच्चों के अंदर रहता है कि हमें कौन सा टीचिंग करना है तो हम नेट की तैयारी करें, बट ये गलत अप्रोच है ना। जैसा मैंने आपको अभी क्लियर किया है कि 4-5 डायमेंशंस हैं नेट के, सिर्फ टीचिंग के लिए हम नेट नहीं करते हैं। ठीक है, सो संवेदना क्लासेस में हम क्या करने वाले हैं। तो संवेदना क्लासेस आपके एनटीए नेट की प्रिपरेशन में आपको मदद करेगा, स्पेसिफिकली सोशल वर्क। ठीक है, तो हमारा जो मेन सब्जेक्ट है वो सोशल वर्क है, और हम यहाँ पर पेपर 2 के लिए आपको मदद करेंगे। कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, कॉम्प्रिहेंसिव मटेरियल्स, पीवाईक्यू प्रैक्टिस, है ना, ये सब चीज़ें, पास्ट ईयर क्वेश्चन, मॉक टेस्ट। और अगर आपको एग्ज़ाम में कोई दिक्कत आ रही है, आपको कोई टॉपिक नहीं मिल रहा है, आपको कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा है, तो यहाँ पर हम आपको मदद करेंगे। तो आप बने रहिए संवेदना क्लासेस के साथ में, अगर आप एनटीए नेट सोशल वर्क के लिए प्रिपेयर करना चाहते हैं 2025 के लिए। अब ये जो पूरा डिस्कशन हमने किया अबाउट नेट, तो यहाँ से हमें क्या लेना चाहिए। तो जैसा मैंने आपको बताया कि स्ट्रैटेजिक प्रिपरेशन, है ना, एक स्टडी प्लान जो कि बहुत ज़्यादा स्ट्रक्चर्ड हो, वेल स्ट्रक्चर्ड हो, कंसिस्टेंट एफर्ट लगे जिसमें, है ना, और आप दोनों पेपर के लिए फोकस्ड होकर पढ़ें। ऐसा नहीं है कि बस आप सोशल वर्क के लिए पढ़ रहे हैं या सोशलॉजी के लिए पढ़ रहे हैं, आप पेपर 1 पे भी इक्वली इम्पॉर्टेंस दें। क्योंकि कई बार देखा गया है कि 35+ अगर आपके पेपर 1 में है तो आपका नेट क्वालिफाई हो सकता है, बहुत ज़्यादा चांसेस है ना। तो पेपर 1 को भी इक्वली फोकस करें। एलिजिबिलिटी की समझ रखें कि एज क्राइटेरिया क्या है, कब आप एलिजिबल होते हो एग्ज़ाम देने के लिए। और एक और सजेशन है मेरा कि अगर कुछ बच्चे CUET के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं सोशल वर्क में, ठीक है, तो उसके लिए मैं एक वीडियो लेकर आऊँगी
कि सोशल वर्क की कौन सी यूनिट CUET से मर्ज हो सकती है, आप एक साथ पढ़ सकते हो। और अगर आप CUET के लिए सोशल वर्क में भी बोल सकते हैं कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी चाहते हो, तो आप ये वीडियोस देख सकते हो, है ना, क्योंकि इसके कुछ यूनिट्स तो डायरेक्टली CUET में हैं और कुछ यूनिट्स के कुछ पोर्शंस CUET में आते हैं। तो ये आपके लिए मल्टीफोल्ड होगा अगर आप सोशल वर्क की क्लासेस को रेगुलरली देखेंगे तो। तीसरा जो बहुत इम्पॉर्टेंट टेक अवे है कि आपके जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत ऑथेंटिक होने चाहिए और बहुत कम होने चाहिए, है ना। कम ऐसा कि बहुत ऑथेंटिक सोर्स हो, एक ही हो चाहे या दो हो, लेकिन वो ऐसे सोर्सेज हो कि उन्हीं को आप बार बार रिवाइज़ करें। कोई भी आप 2 सोर्सेज ले सकते हैं, तो उन्हीं के बेसिस पे आप प्रिपरेशन करें। आप मल्टीपल सोर्सेज ना रखें। अगर आपको ऑनलाइन क्लास देखनी है, आपको अगर संवेदना क्लासेस पसंद आ रही तो आप ये देखिए, अगर आपको कोई और क्लासेस पसंद आ रही है तो आप वो देखें। तो एक रिसोर्स तो आप ऑनलाइन क्लास का रखें, प्लस एक आप अपना बुक रखें, रेफरेंस बुक रखें, जिससे कि आप कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी कर सकें समय समय पर। उसके अलावा एक बुक रखें जहाँ पर कि आप क्वेश्चन या ऑब्जेक्टिव सॉल्व कर सकें। तो इस तरह से आप प्रिपेयर कर सकते हैं नेट के लिए। इस वीडियो के बाद जो अगला वीडियो आएगा उसमें मैं स्ट्रैटेजी के बारे में डिस्कस करूँगी कि सोशल वर्क को कैसे पढ़ें। अभी हमारे पास जो 3 से 4 महीने बचे हैं उसमें हम सोशल वर्क को कैसे कवर करें स्ट्रैटेजिकली, तो उसके बारे में नेक्स्ट वीडियो आएगा। प्लस जो करंट अफेयर्स का वीडियो है वो भी आ जाएगा 1-2 दिन में, और हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है सोशल रिफॉर्मर्स वो भी आ जाएगा। तो इस वीक में कोशिश करूँगी कि मैं 3-4 वीडियोस अपलोड करूँ, जिससे कि आपकी प्रेपरेशन में कोई बोल सकते हैं डिसरप्शन ना आए, ठीक है। सो अगर आप चाहते हैं एकेडमिक एक्सीलेंस, रिसर्च एक्सीलेंस, तो अपनी जर्नी को आज ही स्टार्ट करें। और अगर आपको ये वीडियोस, ये एफ़र्ट्स पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ संवेदना क्लासेस को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।